नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस राहुल सर क्लासेस में। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो बेसिकली पॉलिटी की क्लास रहेगी। आपको हमने पहले भी एक दो क्लास पॉलिटी की दी हुई है जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात किए हैं। एक से दो क्लास और आपके उसमें लगेगी जिसमें वो पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटी का पार्ट 1 के बारे में हम बात करेंगे। पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि क्या है और किस तरीके की स्थिति हमको देखने को इसमें मिलती है। तो मैं भारत का संविधान का पार्ट 1 स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा ब्यौरा आपको दे दूं कि हमें संविधान की जब आवश्यकता पड़ी, यानी कि हम 1947 में जब आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, 1947 में हम क्या हुए, स्वतंत्र हुए, तो हमको एक संविधान की आवश्यकता पड़ी। और उस संविधान की आवश्यकता के साथ हमने ये भी महसूस किया कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें समाहित होनी चाहिए। ठीक है, संविधान में क्या क्या हमको रखना होगा, उन सारी चीज़ों की चुनौती को लेकर के हमने कई सारे बैठकें की। ठीक है, उन बैठकों के परिणाम स्वरूप जो निष्कर्ष निकल के आया और फाइनली हमने 1950 में पूरी तरीके से संविधान को अंगीकृत कर लिया। इसमें कई सारी डेट आपको मिलती हैं। एक 1949 की डेट आपको मिलेगी, 22 जनवरी की आपको डेट मिलेगी, 26 जनवरी की आपको डेट मिलेगी। फिलहाल यहाँ पे वो बात नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक आपको अलग से टॉपिक है इसमें बहुत गहराई से चर्चा कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे जो बात करेंगे वो बेसिकली सिर्फ ये बात होगी कि पार्ट 1 के बारे में हम किस तरीके से समझें, क्योंकि कभी कभी आपको लगता होगा कि राज्यों की स्थिति किस तरीके से रही, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 क्या कहता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे आज। ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जो मूल संविधान था आपका, जो आपका मूल संविधान था, ठीक है, मूल संविधान में जो स्थिति थी, मूल संविधान की जो स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि 22 भाग थे। ठीक है, उसके बाद 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे, यानी आर्टिकल थे। ठीक है, लेकिन संशोधन होते होते कई सारी चीज़ों की प्रवृत्ति को बदला गया। उसके साथ अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें, देखिए सारी चीज़ों की चर्चा हम एक ही वीडियो में नहीं कर पाएंगे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वीडियो फिर लंबा हो जाता है, जिसको आपको भी कठिनाई होती है इसको देखने में, और कहीं ना कहीं हमें भी प्रॉब्लम आती ही आती है। तो हम कोशिश करेंगे कि 1 से 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे। तो सारे फैक्ट मैं एक ही जगह अगर आपको दे दूंगा तो वो भी एक बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो कोशिश की जाएगी कि जितना हो सकेगा उतना आपको प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर बच जाता है कुछ भी तो मैं अगले जो पार्ट बना करके उसमें दे देंगे। ठीक है, तो अगर वर्तमान स्थिति की बात करें हम संविधान की, तो आप देखेंगे कि वर्तमान में लगभग 25 प्लस भाग हो गए हैं। ठीक है, जब आपने सुना होगा कि 25 भाग हो गए हैं, इसका मतलब पहले कितने थे, 22 भाग थे। और क्या अब 25वां भाग कोई है? तो एक छोटी सी समझ आप यहाँ पर रखिएगा कि जैसे मान के चलिए भाग 1 पढ़ा है आपने, 2 पढ़ा होगा, 3 पढ़ा होगा, 4 पढ़ा होगा, लेकिन एक भाग 4 ए भी है, यानी ये भाग तो है ही, अलग से जोड़ा है, लेकिन 4 का क बना करके जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से भाग बाद में जोड़े गए हैं कुछ। उसके बाद अगर अनुच्छेद की बात करूँ तो लगभग 448 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल कितने हो चुके हैं, 448 प्लस हो चुके हैं। और अगर मैं अनुसूची की बात करूँ तो अनुसूची आपकी अभी टोटल 12 हो चुकी हैं। ठीक है, तो कुछ ये वर्तमान स्थिति है आपकी, इसी में हम पार्ट 1 को आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक की। मैं आशा करता हूं कि शायद आपको चीज़ें समझ आएँ, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, इत्मीनान रखिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। भाग 1 हमारा जो कहता है, यानी पार्ट 1 हमारा क्या कहता है, पार्ट 1 हमारा जो बात करता है वो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 की बात करता है। 1 से लेकर के जो 4 के आर्टिकल की बात होती है, उसमें आपका जो पहला आर्टिकल है, वो पहला आर्टिकल क्या कहता है, वो कहता है कि भारत जो है, भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ की बात करता है, यानी यूनियन की बात करता है, बजाय इसके कि राज्यों के समूह की बात नहीं की गई है। यहाँ पे राज्यों के समूह की
बात नहीं की गई है यहाँ पे, ठीक है। किसकी बात की गई है? राज्यों के संघ की बात की गई है। और जो राज्यों के संघ की बात की गई है और जो हमारा आर्टिकल 1 है उसमें दो बातें निहित हैं। ठीक है, कौन कौन सी बातें हैं? तो एक तरफ भारत के नामकरण को लेकर के बात कही गई है, और हमने यानी कि हमारे संविधान ने जो लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। काफ़ी बहस भी चली इस पर, इंडिया और भारत को लेकर के, आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा, काफ़ी गर्मा गर्मी रही, ठीक है। क्योंकि जो इंडिया अलायंस बनी थी उसी मामले में ये सारी चर्चाएं हुई थी। तो वहाँ हम इस चर्चा की तरफ नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वो एक राजनीतिक मुद्दा है। यहाँ फिलहाल हम ये समझते हैं कि भारत जो नाम है वो कैसा है? परंपरागत है। और ये महसूस किया गया कि जब हम भारत के नाम को लेकर के बात कर रहे थे तो हमें लगा कि हमें ये दोनों ही शब्द इसमें जोड़ने जरूरी हैं, ठीक है। तो भारत कैसा था? परंपरागत शब्द था। और दूसरा जो इंडिया शब्द है, इसलिए कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, यानी इंडिया ही भारत और भारत ही क्या है? इंडिया है। तो जो इंडिया शब्द है इसको आधुनिक नाम माना जाता है। तो आधुनिक अवधारणा और परंपरागत अवधारणा दोनों को यहाँ पे समाहित किया गया है। तो देश का नाम भारत प्लस इंडिया के रूप में देखा जाता है। दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पे तो नाम की बात हो गई, लेकिन इसी आर्टिकल में जो दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो राज पद्धति है आपकी, राज पद्धति का जो प्रकार होगा वो कैसा होगा, आइए इसको समझते हैं। जब राज पद्धति की अगर बात की जाए तो आपको पता है, जैसे हमने बात की थी कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। और राज्यों के संघ से आशय ये है कि ये क्या है? यूनियन टेरिटरी, सॉरी यूनियन की बात यहाँ पे हो रही है, यूनियन की बात हो रही है। यूनियन का मतलब ये होता है कि जहां पे पूरी की पूरी सत्ता, पूरी सत्ता किसके पास हो? केंद्र सरकार के पास हो। बात क्लियर हो रही होगी। यानी आपको ये पता चलता होगा कि भारत में जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की स्थिति है कि अगर केंद्र चाहे तो किसी भी राज्य में परिवर्तन कर सकता है। राज्य को कहा जाएगा, बताया जाएगा, लेकिन उसकी जो अनुमति है उसको मानना जरूरी नहीं समझता केंद्र। तो जो पूरी की पूरी शक्ति है वो किसके पास निहित है? केंद्र के पास निहित है। यानी यहाँ राज्यों को वरीयता तो दी गई है, लेकिन राज्यों के अपने खुद के कानून केंद्र पर प्रभावी नहीं हो सकते। यानी जो केंद्र के कानून होंगे, केंद्र के जो नियम होंगे वो राज्यों पर प्रभावी होंगे, ठीक है। और इसके द्वारा जो आपका केंद्र है, इसी के द्वारा जो कुछ शक्तियां दी जाती हैं राज्यों को, वो कौन देगा? वो राज्य, जो केंद्र देगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर केंद्र चाहे तो राज्य को बदल भी सकता है, जोड़ भी सकता है और हटा भी सकता है। तो ये सारी शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास है। इसी तरीके से अगर मैं अमेरिका की बात करूं आपसे, अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में स्थिति क्या है? वहां भी तो भारतीय संघ, मतलब जो संघीय राज्य है ना, लेकिन उसको फेडरल यूनियन बोला जाता है, फेडरल यूनियन बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे केंद्र और राज्य, यहाँ पे क्या होगा? केंद्र और राज्य दोनों के पास संविधान से ताकत मिली हुई है। यानी दोनों के ही पास क्या है? अपनी अपनी शक्तियां हैं। राज्य जो हैं वो अपने क्षेत्र में क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे, और बिना किसके? इनकी, यानी राज्य की अनुमति के बिना केंद्र क्या नहीं कर सकता? कोई बदलाव नहीं कर सकता है। हमको जो आपका भारत है, जो हमारा भारत है, भारत चाहे तो अनुमति ले, लेकिन उसको मान्यता दे या ना दे ये केंद्र के ऊपर है। लेकिन जो फेडरल यूनियन है इसमें एक सीधी सी बात यह है कि राज्य की अनुमति पर ही वो सारे काम होंगे। यानी केंद्र के पास शक्ति तो है, लेकिन राज्यों को हमने शक्ति दी हुई है। तो कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे दिखता है। बाकी ऐसा नहीं है, इस पर और डीपली आपसे बात की जाएगी जब हम इस टॉपिक को अलग से कवर करेंगे। मैंने पहले भी आपको कहा कि अगर इस तरीके से मैं आपको वीडियो दूंगा तो बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे आर्टिकल को लेकर के और जो हमारे जो राज्यों के संघ हैं उनको लेकर के हम यहाँ पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। एक सवाल पूछा जाता है आप सभी से कि जो भारत ने जो राज्यों का संघ है वो कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो हमारा सीधा सा आंसर होना चाहिए कनाडा से, क्योंकि हमारी स्थिति और वहाँ की स्थिति लगभग सेम है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कभी आपसे अगर पूछा जाए कि भारत संघ है या संघीय है तो आप क्या कहेंगे? कि भारत एक ऐसा संघ है जिसका ढांचा क्या है? संघीय है। क्या है? भारत एक ऐसा संघ है
इसका ढांचा कैसा है? संघीय ढांचा है। ठीक है, और शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अगर बात अमेरिका की जाए तो वहां पे क्या बात आती है? तो वहां पे जो बात है आपकी वो संघीय व्यवस्था की बात हो रही है वहां पे भी, लेकिन वहां सारी शक्तियां केवल केंद्र के पास नहीं है, वहां राज्यों की भी अनुमति लगती है। कुछ ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लीजिए संघ है, ठीक है, यूनियन है या फेडरल है। अगर हम इसकी बात करें तो संघ की बात करें तो यहाँ पे जो नियम होंगे उनमें बदलाव किया जा सकता है। फेडरल है, इसमें क्या होगा कि जो नियम है उसमें नियम दोनों तरीके से कोशिश की जाएगी, केंद्र भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा और राज्य भी करेगा। लेकिन अगर मैं यूनियन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है? सारी की सारी चीज़ें किसके पास हैं? केंद्र के पास है। यानी राज्यों को अलग होने की अनुमति नहीं दी जा सकती, राज्य अपने हिसाब से चीज़ें तय नहीं कर सकते। बस इतना ही अभी समझिएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे आपसे कि दो बातें स्पष्ट हुई हैं। कौन कौन सी बातें स्पष्ट हुई हैं? तो हमने एक बात बताई आपको कि देश के नाम के बारे में बात करता है आर्टिकल 1। किसके बारे में? देश के बारे में बात करता है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि भारत और इंडिया। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि दूसरी तरफ ये राज पद्धति की बात करता है। ठीक है, और राज पद्धति के बारे में हमने आपको बताया कि भारत जो है क्या है? राज्यों का एक संघ है। अगर बी आर जो अम्बेडकर हैं, अम्बेडकर साहब, अगर इनके शब्दों को समझें तो इनका मानना है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच कोई समझौता का परिणाम नहीं है। जो आपका भारतीय संघ है वो क्या है? राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं है। ठीक है, समझौता नहीं है। दूसरी इन्होंने जो बात की है कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। हम आपसे बात कर चुके हैं। तो ये अम्बेडकर जी के द्वारा कहा हुआ शब्द है कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का, यानी राज्य जो है संघ से यानी केंद्र से अलग नहीं हो सकते, ये अनुमति इनको नहीं है। तो ये दो बातें थी जो स्पष्ट कर दी गई आपको। अब भारत के अनुसार भारतीय अगर क्षेत्र को समझें तो ये 3 श्रेणियों में इसको बांटा जाता है। ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं। भारतीय अगर क्षेत्र को समझें तो इसको 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली जो बात है वो क्या कहती है आपसे कि राज्य के जो क्षेत्र हैं उसकी बात करता है, राज्य के क्षेत्रों की बात होगी। दूसरी बात है कि जो संघ क्षेत्र हैं उसकी बात करेगा। और तीसरा है आपका कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जाए। ठीक है, यानी भारत सरकार द्वारा क्या किया जाए? अधिकृत किया जाए। अधिकृत किया जाए। ठीक है, ये 3 मूल बातें हैं इसमें, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, अभी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो आर्टिकल 1 है यानी अनुच्छेद आपका 1 है, ये क्या कहता है कि राज्यों के क्षेत्र की बात करेगा, संघ क्षेत्र की बात करेगा और जो भारत सरकार द्वारा जो अधिकृत किए जाएंगे क्षेत्र उनकी बात करेगा। यानी आर्टिकल 1 में हमारे जो राज्य क्षेत्र हैं उनकी बात की जाती है। अभी आपको आगे पता चलेगा कि 1950 में हमने कई कैटेगराइज किए हैं, जैसे क, ख, ग, घ, वो सारी चीज़ें आपसे बात करेंगे। अभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और अब बात करते हैं आपसे अनुच्छेद 2 की, आर्टिकल 2 की बात करते हैं। और आर्टिकल 2 की अगर बात करें तो संसद को 2 शक्तियां प्रदान की गई हैं। 2 शक्तियां क्या गई हैं? प्रदान की गई हैं। कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं? तो पहली शक्ति है नए राज्यों के गठन करने की शक्ति, यानी संसद क्या करेगी? नए राज्य का गठन की शक्ति दी गई है। ठीक है, और जो दूसरी बात कही गई है, जो दूसरी शक्ति दी गई है वो है नए राज्य जो अस्तित्व में नहीं है के गठन को लेकर के। यानी कि जो नए राज्य अस्तित्व में नहीं है कोई राज्य, लेकिन उसको कोई गठन नया कोई राज्य बनाना है तो उसका काम कैसे किया जाएगा? संसद उसको तैयार करेगी, यानी संसद के शक्ति के रूप में उसको रखा गया है। तो जो किसमें नहीं है? अस्तित्व में ना हो उसके गठन की बात की गई है।
उसके गठन की बात कही गई है। यानी कि उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं के प्रवेश एवं गठन से भी संबंधित है। जैसे समझिएगा कि आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगर आपको ये पता होगा कि जो आपका सिक्किम था, ठीक है, उसको कब जोड़ा गया, तो 36वां संविधान संशोधन करके उसको राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि संसद के पास अनुच्छेद 2 के द्वारा यह शक्ति दी गई है कि नए राज्यों का प्रवेश संसद कर सकती है और स्थापना भी संसद कर सकती है। ठीक है। और जो आपका अनुच्छेद 3 है, यानी कि आर्टिकल 3 की अगर बात करें तो 3 आपका क्या कहता है, भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। यानी जो भारतीय संघ है उसमें जो राज्य हैं उनकी जो सीमाएं हैं उनका क्या करता है, ये व्यवस्था करता है। ऐसे समझिएगा इसको कि अगर कोई बाहर से राज्य या कोई क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहता है तो हम किस आर्टिकल के तहत उसको शामिल करेंगे, तो आर्टिकल है आपका 2। ठीक है। लेकिन अगर किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना है, यानी हमारे जो राज्य हैं, ठीक है, उनका पुनर्सीमन करना है, तो वो आर्टिकल में किस में आएगा, आर्टिकल 3 में आएगा। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं और राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्तियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जो पुनर्गठन की बात है वो किस में है, आपके आर्टिकल 3 में। ठीक है, तो आइए समझा जाए। आप चाहें तो एक हेडिंग बना सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति। ठीक है। अब लिखिएगा आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 की बात करेंगे। और अनुच्छेद 3 हमारा क्या कहता है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकेगी। यानी जो संसद है आपकी, इसके पास जो शक्तियां हैं, तो वो जो किसी भी राज्य को, जो भारत के राज्य हैं, किसी राज्य को, क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकेगी। ठीक है, यानी उसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। उसी के साथ जो दूसरी शक्ति है उसकी बात करें तो राज्य के नाम और सीमा में भी परिवर्तन ये कर सकती है। तो राज्य का जैसे नाम है या सीमाएं हैं, उसमें परिवर्तन संसद के पास शक्ति ये है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको 2 पॉइंट्स ध्यान देने होंगे। पहला पॉइंट ये है आपके लिए कि इन परिवर्तन से संबंधित, यानी कि राज्य के जो क्षेत्र का जो बढ़ाना और घटाना होगा और जो राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन करना होगा, उसके परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की, कोई भी अध्यादेश, याद रखिएगा सब पूछा जाता है, अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। संसद में पेश किया जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब ये दोनों शक्तियों का प्रयोग संसद करती है तो उससे पहले उससे अध्यादेश के लिए किसकी आवश्यकता है, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के ये काम नहीं हो सकता। दूसरी जो बात इसमें निहित है वो ये है कि संस्तुति से पूर्व, यानी वो उस अध्यादेश की, उस जो अमेंडमेंट की बात हो रही है, उससे पूर्व क्या होगा कि राष्ट्रपति जी अध्यादेश को, जो अध्यादेश है, अध्यादेश को क्या करेंगे कि संबंधित जिस राज्य के बारे में वो काम होना है तो संबंधित राज्य को सूचित करेंगे। यानी विधानमंडल को क्या करेंगे, विधानमंडल को वो मत भेजा जाएगा। क्या करा जाएगा कि मत को भेजा जाएगा कि देखिए हम ये कंडीशन, यानी कि आपके इसका नाम बदलना चाहते हैं, इसकी सीमाओं को परिवर्तन करना चाहते हैं, तो किसको भेजा जाएगा। जैसे मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश है आपका, और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में अगर परिवर्तन करना है तो उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल होगा, राष्ट्रपति उस विधानमंडल को ये मत अपना भेजेंगे। लेकिन ये जो मत भेजेंगे, हो सकता है कि इसमें वो कुछ सुझाव दें या फिर इसको मना करें। ठीक है, चाहे जो भी स्थिति हो, उसके लिए राष्ट्रपति
इसके लिए बाध्य नहीं है। यानी कि विधानमंडल की संस्तुति को माना जाए या ना माना जाए, ये डिपेंड करेगा आपकी उसके विधान पर। यानी राष्ट्रपति क्लियरली ये कह देंगे कि नहीं, हम उसी तरीके से चीज़ें करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी पाबंदी इसमें नहीं है। इनकी शर्तों को माना भी जा सकता है और नहीं भी माना, इसके लिए कोई बाध्यकारी चीज़ें नहीं है। तो इस मत को मानने के लिए बाध्यता नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ, उनको सूचित एक तरीके से मान के चलिए कि केवल उनको सूचित कर दिया गया, उनकी बातों को, उनके मत को मानना बाध्य नहीं रखा गया है। अब ऐसा तो नहीं ना आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि विधानमंडल, देखिए थोड़ी सी बात कर देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि जो शक्तियाँ हैं आपकी, देश है, और देश क्या है? राज्यों का संघ है। देश में अलग शक्ति काम कर रही है और राज्य में एक अलग सरकार काम कर रही है। ठीक है, यहाँ भी क्या है? सरकार है। ये क्या है? केंद्र की सरकार इसको बोला जाता है, और ये राज्य की सरकार बोला जाता है। ये किसके अधीन होगी? केंद्र के अधीन होगी। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि केंद्र में जो शक्तियाँ हैं, जैसे क्या है? संसद है, और संसद किससे मिलकर के बनी हुई है? तो लोकसभा और राज्यसभा, उसके साथ राष्ट्रपति। उसी प्रकार से अगर यहाँ आप देखेंगे तो विधानसभा या विधानमंडल भी कह सकते हैं, और होता है विधान परिषद। सब में नहीं है लेकिन 6 राज्यों में लगभग है ये। ठीक है, और उसके बाद राज्यपाल। तो इनको मिलाकर के राज्य की सरकार बनती है, और इन तीनों को मिलाकर के संसद, जो कि केंद्रीय सरकार सत्ता काम करती है। ठीक है, तो किसको भेजा जाएगा? विधानमंडल को, और उसकी जो संस्तुति है उसको बाध्य नहीं रखा गया, यानी कि उसकी बाध्यता नहीं है। राष्ट्रपति इसके लिए माने या न माने, कोई भी इसके लिए वो नियम कायदे कानून नहीं है। ठीक है, एक और बात आपसे कि संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या संसद के पास ये शक्ति है कि जो राजनीतिक मानचित्र है आपका, उसका पुनर्निर्धारण कर सकती है? तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ या ना? आपका आंसर होना चाहिए हाँ, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा, आर्टिकल 2 पढ़ा, आर्टिकल 3 पढ़ा। ये संसद के पास शक्तियां हैं ना, तो जब चाहे भारत के मानचित्र में बदलाव कर सकती है। ठीक है, तो अब फाइनली हमने जो अब तक बात आपसे की, आर्टिकल 1 की बात की, आर्टिकल 2 की बात की, और 3 की बात की। आर्टिकल 1 की जो बात की, तो उसमें हमने आपको बताया कि आपसे अगर मान लीजिए कभी पूछा जाए कि भारत के मामले में संघ की जो बात की जाती है, तो एक लाइन में क्या कहा जाए? विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। विभक्त राज्यों का अविभाज्य माफ कीजिएगा, अविभाज्य संघ। ठीक है, भारत। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का कैसा है? तो अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य रंग, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, अमेरिका। ठीक है, कभी कभी लाइन इस तरीके से बना दी जाती है, तो आप कन्फ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 4 की तरफ, आर्टिकल 4 की तरफ। ठीक है, आर्टिकल 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 4 में क्या है। तो आर्टिकल 4, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो संशोधन सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये होगा कि आर्टिकल 4 में ये बताया गया है कि जो आपका अनुच्छेद 2 है और 3 है, इसमें जो संशोधन होगा, यानी मान के चलिए किसी नए राज्य की बात हो या सीमाओं में परिवर्तन की बात हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? क्या संशोधन करना पड़ेगा? आपको पता होगा कि संविधान संशोधन आर्टिकल कौन सा है? 368। तो क्या इस आर्टिकल के थ्रू हमको संशोधन करना पड़ेगा? तो आर्टिकल 4 यही बताता है कि इसकी आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि साधारण बहुमत के साथ साधारण विधायी प्रक्रिया
के जरिए काम किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी आर्टिकल हमको 4 ये कहता है। लेकिन कहानी अब शुरू होती है। अब हुआ क्या कि जब ये सारी चीज़ें हुई तो एक बेरूबाड़ी संघ के मामले में काफ़ी चीज़ें उथल पुथल हुई। मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या। हुआ ये कि जो आपका बेरूबाड़ी जो केस था उसके बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें हुई कि उस समय आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान, भारत और पाक को भी बहुत अच्छे से जानते होंगे पाकिस्तान को, कि एक था पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। इन दोनों को मिलाकर के ही एक पाकिस्तान के निर्माण किया गया था। ठीक है, तो जो पूर्वी पाकिस्तान वाला एरिया था, यहाँ पे लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन रहा। आपको पता होगा कि संविधान का जो 100वां संशोधन है वो इसी विवाद को सुलझाने के लिए प्रयास किया गया था। तो जो बेरूवादी वाला मामला है, तो इसमें क्या हुआ कि नेहरू और जो नून साहब थे, फिरोज नून, उनके बीच 1958 में एक समझौता हुआ। और समझौता ये था किसके बीच में? नेहरू साहब के और नून साहब के। नून साहब कौन थे? ये पाकिस्तान के पीएम थे और ये आपके नेहरू जी भारत के पीएम थे। 1958 में एक समझौता हुआ। इस समझौते का जो उद्देश्य था वो बेरूवादी क्षेत्र को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित करना था। यानी जो बेरूवादी जो संघ यानी यूनियन था, उस एरिया को विभाजित करना था। तो कहा गया कि ठीक है, आधा भारत को ले ले और आधा पाक। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के एक संशोधन हुआ। इसी को बोला जाता है नेहरू नून समझौता। कब हुआ? 1958 में। लेकिन हुआ ये कि इसी में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइनल हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया। क्या जजमेंट थी? कि राज्यों की सीमा समाप्त करने तथा राज्यों को अन्य देश को सौंपने की शक्ति संसद के पास नहीं है। यानी कि कहा गया कि जो राज्यों की सीमाएं हैं, ठीक है, उनको समाप्त करना। दूसरा, अन्य देश को सौंपना। जो भारतीय क्षेत्र है उसकी सीमाओं को समाप्त करना या किसी अन्य देश को सौंपना, ये किसके पास शक्ति नहीं है? तो कहा कि भाई ये संसद के पास शक्ति नहीं है, इस तरह की चीज़ें संसद नहीं कर सकती है। अब काफ़ी ज़्यादा मामला उलट गया, काफ़ी समस्याओं का सामना हुआ, काफ़ी सब बवाल सवाल सारी चीज़ें हुई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया। यानी क्या किया गया कि अब 9वां संविधान संशोधन कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमेशा जो है देखा जाए तो केंद्रीय सरकार और आपकी न्यायपालिका, हमें कई बार आपने देखा होगा कि विवाद इतने ज़्यादा गहरा गया कि एक दूसरे से लोग खिलाफ होने शुरू हो जाते थे। तो हुआ ये कि 9वां जो संविधान संशोधन था 1960 में, उसको प्रभावी कर दिया गया और जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1969 में 1969 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिर कहा गया, अब कहा गया कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, यह कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है। लेकिन इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपने का जो शक्ति है वो शामिल नहीं है। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दोबारा से कि भारत और अन्य देश, जैसे मान के चलिए भारत है और इसकी सीमा विवाद कई देशों से है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अब बांग्लादेश भी आपका हो गया है, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, कई सारे देश हैं। तो कहा कि भारत जो है अन्य देशों के साथ सीमा विवाद को लेकर के हल करने की जो संवैधानिक शक्ति है, तो उसमें जो संशोधन करने की आवश्यकता, इसमें आर्टिकल 368 के तहत जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर सीमा विवाद की बात हो रही है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या कहा कि अगर जो भारत का क्षेत्र है, अगर वो किसी को सौंपा जाना है, यानी मान लीजिए कि बांग्लादेश से विवाद था,
ठीक है, और उसको भारतीय क्षेत्रों को क्या करना था, सौंपना था, तो ये शक्ति संसद के पास नहीं होगी। इसके लिए क्या करना होगा आपको कि 368 के तहत संशोधन करना होगा। और यही आपको पता है कि 100वां संविधान संशोधन किया गया फिर इसके बाद, और उस संविधान संशोधन के बाद क्या हुआ, कब हुआ था ये, 2015 में हुआ था। और इसमें यह कहा गया कि अब जो 100वां संविधान संशोधन था उसके तहत जो भारत और बांग्लादेश का विवाद था, बांग्लादेश का जो विवाद था उसको सुलझा दिया गया। तो ये आपका 100वां संविधान संशोधन था जिसमें सारी चीज़ें की गई। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। ठीक है, हमने आपको इसमें ये भी बता दिया कि जो नेहरू नून समझौता क्या था। ठीक है, ये आपके नून साहब थे जो पाकिस्तान के क्या थे, पीएम थे उस टाइम पे। ठीक है, अब बात आती है हमारे प्यारे भारत की। अब अगर इसमें देखें तो जब हम 1947 में आज़ाद हुए, हमारे पास संविधान भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई। और आपको पता है कि जब 1947 में आज़ाद हुए उससे पहले जो माउंट बेटन साहब थे तो उन्होंने क्या कहा कि जो देसी रियासतें हैं, जो आपकी देसी रियासतें हैं, उनको 3 बातें कह दी गई। कहा कि आप भारत में शामिल हो सकते हैं, दूसरी बात आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और तीसरी बात थी कि अब स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे विवाद बढ़ गए थे, जैसे हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर वाला। तो ये सब क्या थे, ये खुद को स्वतंत्र रखने का प्रयास कर रहे थे। उधर नहीं जाते हैं, उधर के लिए एक अलग से टॉपिक आपको रहेगा क्योंकि काफ़ी विस्तार से बात होगी उस पर भी। फिलहाल यहीं पर रहते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों का जो उद्भव हुआ, वो जो कंडीशन थी उसको समझने का प्रयास करते हैं। आज जो आप राज्य देखते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है राज्यों की, 28 राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश है 8। ठीक है, तो जो वर्तमान स्थिति है वो उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो किस प्रकार से रहा, किस तरीके से चीज़ें भारत में हुई, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर आपका मन करे तो हेडिंग बना लीजिएगा। ठीक है, तो समझते हैं केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव। ठीक है, अगर इसको समझें तो 2 प्रकार से चीज़ें आपको दिखाई देंगी। एक वो जो ब्रिटिश सरकार के अधीन बातें थी, और दूसरा जो देसी रियासतें। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो कहा गया, मैंने अभी बताया आपको कि भारत में शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहें और स्वतंत्र। ठीक है, तो कुछ स्थिति जो बन के तैयार हुई उसको अगर आप समझें तो भारत की 1950 में अगर मैं स्थिति को समझूं तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी कि 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 कैटेगरी में विभाजित किया था। 4 कैटेगरी में विभाजित किया था। कौन कौन सी कैटेगरी, क, ख, ग और घ। ठीक है, अब कौन कौन से राज्य या कौन कौन से क्षेत्र इन कैटेगरी में रखे गए। आइए, तो अगर हम बात करें भाग क में कौन कौन से राज्य रखे गए, तो देखा आपने कि असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। अगर जो भाग ख है आपका, अगर उसकी बात की जाए तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। अगर ग की बात करें तो अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और भाग घ की बात करें तो केवल अंडमान निकोबार को यहाँ पे शामिल किया गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात चर्चा हम ये कर देते हैं आपको कि जो भाग क है आपका,
किन राज्यों को इसमें रखा गया, किस क्षेत्रों को इसमें रखा गया? तो भाग क में बात कही गई कि ब्रिटिश भारत में जो गवर्नर का शासन के द्वारा शासित थे, ब्रिटिश भारत, ठीक है, किसके द्वारा? ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा शासित थे? जो गवर्नर के द्वारा, जो गवर्नर का शासन था वो किस में रखा गया? भाग क में रख दिया गया, ठीक है। अगर ख की बात करें, भाग ख की, तो इसमें कौन से क्षेत्र थे? तो जो विधानमंडल के साथ शाही शासन में जो थे, जो विधानमंडल के साथ साथ शाही शासन, तो उन क्षेत्रों को कहाँ रखा गया? ख में रखा गया, ठीक है। ये भी लगभग 9 थे, ठीक है। और अगर ग की बात की जाए, इसमें कौन कौन से क्षेत्र रखे गए? तो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का जो शासन हुआ करता था और कुछ में जो शाही शासन हुआ करता था उनको यहाँ पे रखा गया, यानी कि जो मुख्य आयुक्त और शाही शासन, इसके अंतर्गत जो क्षेत्र थे उनको भाग ग में रख दिया गया। और घ की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार इसमें रखा गया, अकेला था ये, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से सूची आपको 1950 तक दिखाई देती है। अब इसके बाद महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि राज्यों को भाषाई आधार पर जो नामकरण या उसके क्षेत्र को डिवाइड करने के लिए काफ़ी सारी मांगें उठने लगीं, और इन मांगों को लेकर के ही इतनी ज़्यादा चीज़ें होने लगीं कि अगर आपको याद हो कि आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ वो कुछ मजबूरन हुआ, कुछ इस तरीके से चीज़ें उत्पन्न हुई कि एक आपके कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, उनका नाम था, मुझे पोटी श्री रामलू, हाँ याद आ गया, क्या नाम था उनका? पोटी श्री रामलू। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता थे और 56 दिनों तक ये भूख हड़ताल पे थे, जिसके कारण की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और काफ़ी हंगामा हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, फाइनली जो है इनको सरकार को घुटने टेकने पड़े। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि 1948 में, क्योंकि राज्यों को लेकर के बातें हो रही थी, और 1950 में हमने देखी स्थिति क्या थी, 4 कैटेगराइज थे। लेकिन 1948 में एक आयोग बनाया गया जिसको धर आयोग के नाम से जानते हैं, और ये राज्यों के जो भाषाई प्रांत का आयोग का जो एक तरीके से गठन किया गया कि किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, राज्यों को जो विभाजन किया जाए या राज्यों का जो निर्णय किया जाए वो किस तरीके से होना चाहिए। तो धर आयोग 1948 में इसका गठन हुआ। एस के धर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो भाषाई आधार पर प्रांतों की जो मांग थी उसको लेकर के ये बनाई गई। और फिर क्या हुआ कि दिसंबर में इन्होंने 1948 में दिसंबर में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिपोर्ट सौंप दी, और उसमें कहा कि भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। क्या कहा इन्होंने? कि भाषाई आधार को नहीं माना होता तो आप 1950 में जो स्थिति पढ़ रहे हैं कि 4 कैटेगराइज था, वो नहीं होता। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या कह दिया कि भाषाई आधार नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार ही इन्होंने कहा। लेकिन क्या हुआ कि इसी बीच में आपको पता होगा कि चीज़ें और तीव्र होने लगीं, और उसके बाद कि जो धरा आयोग की अनुशंसा जैसे ही आई, तो जब लोगों को पता चला कि इन्होंने भाषाई आधार के लिए मना कर दिया है, तो अब अत्यंत ही ज़्यादा असंतोष फैल गया लोगों में, आक्रोश हो गया लोगों के अंदर। तो उसके लिए फिर एक और कमेटी बना दी गई, और वो कमेटी थी आपकी JVP कमेटी, ठीक है। JVP जो कमेटी थी उसका अनुशंसा होने का सीधा सा मतलब ये था कि धर आयोग की जो अनुशंसा थी उससे अत्यधिक क्या हो गया था, असंतोष फैल गया था। परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या कहा कि चलो ठीक है, एक और कमेटी हमने बना दी, अब इसकी अनुशंसा के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस कमेटी में हमने जो लोग शामिल किए वो लोग, ये JVP जो कमेटी है, जे का मतलब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी होगा, नेहरू जो कि क्या थे, अध्यक्ष थे। V का मतलब यहाँ पे क्या है, तो वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, पटेल जी थे सदस्य के रूप में। और P का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया जी, ये भी सदस्य थे। अब इन तीनों को मिलाकर के एक कमेटी बना दी गई जिसको क्या कहा गया, JVP कमेटी। ये कब बनाई गई, तो दिसंबर में जैसे ही अनुशंसा आई और काफ़ी आक्रोश फैल गया, तो दिसंबर में ही 1948 में ही इसको गठित कर दिया गया। अब गठित कर दिया तो एक साल बाद इन्होंने क्या किया, यानी कि अप्रैल, एक साल से भी कम लगा इनको, 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। अब जब रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत कर दी तो इन्होंने क्या कहा कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। इन्होंने भी वही बात कह दी, यानी भाषा को आधार नहीं माना।
तभी तो आप पढ़ते हैं ना 1950 में जो स्थिति थी। लेकिन 1953 में आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि क्या हुआ, भाषा के आधार को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, सरकार को घुटने टेकने पड़ गए। हुआ ये कि 56 दिन की जो भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई और लोगों में इतना ज़्यादा आक्रोश फैल गया कि फाइनली इन्होंने कहा कि ठीक है, हम क्या करेंगे। तो इन्होंने आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। आंध्र प्रदेश का क्या कर दिया, गठन कर दिया। और आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर गठित हुआ। और इसको जो बनाया गया, तो जो मद्रास का कुछ क्षेत्र है, जो मद्रासी जो बोलते थे, ठीक है, उनसे जो तेलुगु थे, उनको तेलुगु जो भाषी बोलने वाले थे, उनको अलग करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये 1953 तक की ये कहानी। लेकिन अब क्या हुआ कि भाषाई आधार पर शुरुआत एक तरीके से हो चुकी थी और राजनेताओं का ये मानना था कि कहीं ना कहीं अगर एक बार शुरुआत हुई तो पूरे देश में इसकी डिमांड होने लगेगी। इसी के साथ एक और नई आयोग का जो गठन किया गया, और ये सब बहुत पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, और उस आयोग का नाम है फजल अली आयोग। पूछा जाता है कि भाषाई आधार की अनुशंसा किसने की थी, तो फजल अली आयोग का नाम उसमें आता है। अब आंध्र प्रदेश का जो निर्माण हुआ, ठीक है, तो इसके निर्माण के साथ ही क्या हुआ कि अन्य राज्यों में भी भाषाई आधार पर राज्य की मांग उठ खड़ी हुई। ये बात जानते थे राजनेता, इसीलिए बार बार ये प्रयास किया जा रहा था। तो जब मांग उठ खड़ी हुई तो 1953 में, दिसंबर के 1953 में क्या हुआ कि फजल अली साहब की अध्यक्षता में, तो फजल अली कौन थे, ये अध्यक्ष बना दिए गए, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी या आयोग का गठन कर दिया गया। तो फजल अली उसमें अध्यक्ष थे और जो के.एम. पन्नीकर साहब थे वो सदस्य बना दिए गए। 3 लोगों का ये कमेटी बनाई थी, यानी 3 लोगों को मिलाकर के आयोग बनाया गया था। और एक तीसरे जो सदस्य थे वो एच.एन. कुंजरू साहब थे, ठीक है, ये भी क्या थे, सदस्य थे। इन तीनों को मिलाकर के एक फजल अली आयोग बनाया गया दिसंबर के 1953 में। इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, और जो प्रस्तुत किया तो इन्होंने राज्यों को पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बताया। कहा कि नहीं, पुनर्गठन में जो राज्यों का पुनर्गठन होना है उसमें किसको आधार माना जाना चाहिए, भाषा को। इसने फाइनली ये बात मान ली। और इन्होंने कहा कि इन्होंने जो पुनर्गठन के लिए जो बात की उसमें 4 बड़े कारकों को भी बताया। जो बड़े कारकों को इन्होंने बताया वो क्या थे। पहला था कि देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण होना चाहिए, जरूरी है ये। तो एकता सुरक्षा को लेकर के इन्होंने बात कही, ठीक है। और हमारा भारत विविधताओं से भरा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की। दूसरी जो उन्होंने बात की वो ये कही कि भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए, यानी कि जो भाषाई है, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता नहीं है। भाई आपको पता है सारी चीज़ें, भाषा अलग है, सांस्कृतिक चीज़ें बहुत सारी, कल्चरल चीज़ें बहुत अलग हैं, तो इसको आधार बताया इन्होंने। ये भी कारक बताया। तीसरा कारक इन्होंने बताया कि वित्तीय और आर्थिक एवं प्रशासनिक जो तर्क है ना, उनको भी इन्होंने शामिल किया, ठीक है। यानी कि जो वित्तीय, आर्थिक और एवं प्रशासनिक जो तर्क हैं उनको भी इन्होंने शामिल किया। और चौथी बात इन्होंने क्या कही कि प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना एवं इसका संवर्धन भी इन्होंने जोड़ा। तो ये 4 मुख्य कारक इन्होंने बताए थे। और इन्होंने जो सरकार थी, इन्होंने इनका थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके लगभग सारी चीज़ों को मान लिया था। अब फाइनली क्या हुआ कि जो 4 कैटेगराइज जो राज्य थे, यानी क, ख, ग और घ, अब इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक। अब कहा गया कि क्या होना चाहिए, तो इनके हिसाब से 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात कही, ठीक है। तो जो 1 नवंबर 1956 को इन्हीं की थोड़ी बहुत सारी चीज़ों को मान करके, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लगभग चीज़ों को मान लिया था, और कहा गया कि 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, तो 14 राज्य बन गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, ठीक। इनकी जो अनुशंसा थी, उन्होंने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित कर दिए गए। अब इसी के तहत सारी चीज़ें शुरुआत हो जाएगी, जिसमें अगर आप पहले फैक्ट के रूप में सारी चीज़ों को देखें तो आपको मिलेगा महाराष्ट्र और गुजरात।
क्या होगा यहाँ कि 1960 में जो आपका बम्बई है, इससे निकल करके जो मराठी बोलने वाले थे वो महाराष्ट्र में कन्वर्ट हो गए, यानी वो एक राज्य बना दिया गया, और जो गुजराती बोलने वाले थे वो गुजरात उनके लिए निर्धारित कर दिया गया 1960 में। ठीक है, उसके बाद अगर आपको देखें 1961 में जो दादर और नागर हवेली है, ठीक है, उसमें उसके लिए क्या किया गया कि 10वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। ठीक, यानी कि दादर और नागर हवेली को क्या किया गया, 10वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, 1961 में, और क्या बना दिया गया, इसको केंद्र शासित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। उसके बाद अगर आप देखें, इसी क्रम में सारी चीज़ें चलती रहेंगी, तो उसके बाद अगर आप देखें तो गोवा और दमन दीव, तो आपको पता है कि गोवा हमारे जो बाद में शामिल हुआ है, क्योंकि ये ऑक्यूपाइड था, उसको बाद में हमने छुड़ाया है उनसे। ठीक है, जो गोवा है उसको 12वें संशोधन 1962 के द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया गया था। 12वां संविधान संशोधन हुआ, 12वें जो संशोधन के अनुसार क्या किया गया, 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लेकिन 1987 में क्या किया गया, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद आपका है पुदुचेरी। ये सब फैक्ट हैं, आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है पुदुचेरी, और अगर मैं पुदुचेरी की बात करूं तो ये जो है फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, जिसमें पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यमन शामिल थे। यानी कि क्या था ये पुदुचेरी, ये फ्रांसीसी गठन संगठन था, फ्रांसीसियों द्वारा गठन था, जिसमें क्या क्या था, पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यमन, ये शामिल था, जो कि 1954 में भारत को सुपुर्द कर दिया गया, सौंप दिया गया। ठीक है, तो ये भी एक 1954 में भारत को सुपुर्द किया गया। और 14वें जो संशोधन हुआ, 14वां संशोधन हुआ, उस संशोधन के तहत क्या किया गया कि इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, यानी अब तक हमने देखा कि महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में बात की, दादर और नगर हवेली के बारे में बात की, गोवा दमन दीव के बारे में बात की, और पुदुचेरी के बारे में बात कर ली। ठीक, अब इसके बाद अगर आप देखें तो नागालैंड की बात करते हैं। ठीक है, नागालैंड की बात करते हैं, और नागालैंड की अगर बात करें तो 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के जो बाहर के जो ट्विनसांग क्षेत्र थे ना, उनको मिलाकर के इसका गठन किया गया और 16वां राज्य बना दिया गया। तो जो 1963 में क्या था कि जो नागा पहाड़ियाँ, ठीक है, और असम का जो बाहरी क्षेत्र था, बाहरी क्षेत्र जो था, कौन सा क्षेत्र, ट्विनसांग, इसको मिलाकर के नागालैंड बना दिया गया, और इसको 16वां राज्य बनाया गया। ठीक, अब आगे चलते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल की तरफ। हरियाणा, चंडीगढ़, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। ठीक, इसके बारे में समझें तो 1966 में पंजाब राज्य से 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। 1966 में क्या किया गया कि 16वां राज्य जो नागालैंड हो गया, अब 17वां राज्य जो है हरियाणा को बना दिया गया। यानी आपको पता है कि जो है महाराष्ट्र, यानी कि हम राज्य पुनर्गठन की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या हुआ कि फजल अली आयोग के बाद
जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया और उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब उसके बाद राज्यों का जुड़ना कुछ ऐसे शुरू हुआ कि हमने महाराष्ट्र और गुजरात को देखा, बम्बई से अलग करके हमने मराठी और गुजराती को बनाया। उसके बाद जो दादरा और नगर हवेली है उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया। उसके बाद जो गोवा और दमन दीव है, तो गोवा और दमन दीव को पहले हमने क्या किया कि 12वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। उसके बाद 1987 में क्या गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। यानी कि उसके बाद हमने पुडुचेरी के बारे में बात की, ठीक है, फिर उसके बाद नागालैंड की बात की। अब हम हरियाणा और चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि हरियाणा को राज्य बना दिया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक। इसके बाद जो सिखों की मांग के अनुसार सिंह गृह राज्य जो था, जो पंजाब सूबा था, ठीक है, उसकी मांग उठने लगी। और मांग उठने लगी तो जो अकाली दल के नेता थे मास्टर तारा सिंह के द्वारा क्या किया गया कि एक जब मांग उठी तो उसमें क्या किया गया, उस मांग को समझने के लिए एक नया आयोग जो है गठित किया गया, ठीक है। तो कह सकते हैं कि शाह आयोग 1966 ने सिफारिश दी। क्या कहा इन्होंने कि पंजाबी भाषी क्षेत्र को क्या कहा इन्होंने कि जो पंजाब भाषी जो क्षेत्र है यानी पंजाब बोलने वाले, पंजाब भाषा वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए, पंजाब, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, हिंदी भाषा वाले हैं, उनको हरियाणा। इस प्रकार से पंजाब और हरियाणा भी दिखाई देंगे आपको। और इसके लगे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, उन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्या कहा इन्होंने कि उसके लिए एक हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्या बना दिया गया, हिमाचल केंद्र शासित। अब जब केंद्र शासित बना दिया गया उसके बाद 1971 में क्या किया गया, 1971 यानी कि 1971 में यानी कि 1971 में हिमाचल को क्या किया गया कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। इस तरीके से हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल की कहानी आपने समझी। अब आगे बढ़ते हैं मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की तरफ। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। इसको समझें तो 1972 में पूर्वोत्तर भारत में राजनीतिक जो परिवर्तन थे उसके बारे में देखने को आपको मिलता है। 1972 में जो पूर्वोत्तर भारत है आपका, उसमें काफ़ी राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसी के तहत जो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिल गया। यानी कि जो मणिपुर है आपका, त्रिपुरा है और जो मेघालय है, इनको दर्जा मिला, जिसमें मणिपुर और त्रिपुरा और उपराज्य जो मेघालय था उसको दर्जा दे दिया गया। इसके अलावा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिसे मतलब पूर्वी जो सीमांत एजेंसी, जैसे कि उस समय पे जो नेफा के नाम से जाना जाता था, नेफा मतलब वही है कि जो आपका पूर्वोत्तर सीमांतर जो एजेंसी थी, ठीक है, भी अस्तित्व में आया। यानी आप ये कह सकते हैं कि मिजोरम और अरुणाचल भी अस्तित्व में आया। अब कुल राज्यों की जो संख्या थी वो कितनी हो चुकी थी, 21 हो चुकी थी। यानी कि मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया, उसके साथ साथ मिजोरम और अरुणाचल ये भी अस्तित्व में आ गए। अब कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 21 हो गई, जिसमें अगर आप देखें तो मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और जो मेघालय है आपका वो 21वां। यहाँ तक कहानी बन गई। अब 22वां जो संशोधन हुआ 1969 में, उसके तहत मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बना दिया गया। जो मेघालय आपका, उसको 22वें संशोधन के तहत क्या किया गया, स्वायत्त शासी बना दिया गया, यानी राज्य बना दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार की कहानी कुछ यहाँ तक। अब मिजोरम और अरुणाचल भी अस्तित्व में आ चुके हैं, लेकिन आगे ये जुड़ेंगे, ठीक है, इनको भी राज्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले समझिए सिक्किम के बारे में। और सिक्किम के बारे में अगर आप समझें
तो 1947 तक जो सिक्किम था वो भारत का एक शाही राज्य था। सिक्किम जो है 1947 तक क्या था, एक शाही राज्य था। ठीक है, सिक्किम जहां पे किसका शासन था, चोग्याल नाम था उनका ये शासन था। और 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर जो सिक्किम था वो भारत द्वारा रक्षित राज्य रहा। यानी जब 1947 में जब आज़ाद हो गए, ब्रिटिश यहाँ से चले गए, तो जो ब्रिटिश का शासन था उसके समाप्त होने के बाद क्या हुआ कि सिक्किम जो है रक्षित राज्य के रूप में भारत से जुड़ा रहा, जिसमें क्या ये था कि इसकी रक्षा को लेकर के भारत काम करेगा, जिसमें रक्षा की बात की गई थी, विदेश मामले की बात की गई थी और संचार का उत्तरदायित्व किसने लिया, भारत ने उठाया। ठीक है, अब 1974 में क्या हुआ, 1974 में क्या हो गया कि 35वां संविधान संशोधन हो गया। अब संशोधन हुआ तो इसको क्या किया गया, तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य घोषित कर दिया। अब ये भी क्या हो गया, भारत का पूरी तरह से राज्य बना लिया गया। ठीक है, अब आगे बात करें मिजोरम, अरुणाचल और गोवा की, जो कि अभी अधूरी थोड़ी सी बात रह गई थी, उसको यहाँ पे पूरा करते हैं। जो कि 1987 में क्या किया गया, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब बात करेंगे मिजोरम, अरुणाचल, अलग पेज ले लेते हैं, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, तीनों की बात करते हैं। तो 1987 में 3 राज्य बने ये। ठीक है, जिसमें मिजोरम 23वां राज्य हो गया, ठीक है, और जो अरुणाचल है आपका, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका 24वां राज्य हो गया और गोवा 25वां। ठीक है, गोवा 25वां राज्य बन गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब 25 राज्य बन के तैयार हुए तो अब छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड की बारी आती है। यहां भी काफी आक्रोश था चीजों को लेकर के। तो आगे छत्तीसगढ़, देखिए राइटिंग के लिए आप मुझे पूरी तरह से माफ़ करिएगा, क्योंकि आप लगातार देख रहे होंगे, मैं प्रयास बहुत करता हूं, लेकिन कुछ मेरे निजी कारण, मेरी निजी परिस्थितियों की वजह से भी राइटिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की। देखिए, बातें करने के लिए आपसे बहुत कुछ है इसमें, कहानियां समझाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप खुद देख रहे होंगे कि इतने फास्ट चीज़ें कराने के बाद भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेंथ काफ़ी लंबी हो गई। लेकिन क्या किया जाए, आपको पढ़ना है, मैक्सिमम चीज़ें आपको देनी है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार ये चीज़ें इतनी ज़्यादा क्रुशियल हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा जो कि समझ नहीं आती हैं। आप किताबें उठाएंगे तो बहुत ईजी नहीं है इसको समझना कि किस तरीके से जो राज्यों का पुनर्गठन था वो किस प्रकार से चीज़ें हुई। कभी कभी आपने सुना होगा कि कब ये राज्य अस्तित्व में आ गया, कब ये राज्य अस्तित्व में आ गया। ये सारी चीज़ें इतनी परेशान करती हैं कि आपको क्लियर नहीं होंगी। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है, यही प्रयास मेरा लगातार बना हुआ है। बातें खत्म करते हैं और टॉपिक पे आते हैं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की बात कर रहे थे। तो अगर बात की जाए 2000 की, सन 2000 में क्या हुआ कि यहाँ पे सारा विवाद खड़ा हो गया। अब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और जो आपका बिहार है उससे झारखंड को पृथक किया गया, यानी अलग किया गया और नए राज्य इनको बना दिया गया। यानी 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जो छत्तीसगढ़ कहाँ से निकला, एमपी से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से और बिहार से झारखंड, ये अस्तित्व में आए। अब 25 राज्य यहाँ हो चुके थे, 26, 27 और 28, और 28 राज्य अब आपके टोटल हो चुके हैं।
उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में एक और मांग उठ खड़ी हुई और वो थी आपकी तेलंगाना की। तो इस प्रकार से 2014 में क्या किया गया कि एक नया राज्य घोषित कर दिया गया, कौन सा? तेलंगाना, जो कि कौन सा राज्य बन गया अब? 29वें नंबर का। तो यानी कि अब टोटल कितने राज्य हो गए? 29 राज्य हो गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं आपसे, तो वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति ये आपके सामने है। क्या किया गया? 28 राज्य अब आपको दिखाई देते हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश दिखाई देंगे। ठीक है, हुआ ये कि अभी 2019 में क्या किया गया? एक नया अमेंडमेंट हुआ जिसमें अनुच्छेद 370 की धारा, क्या आर्टिकल भी कह सकते हैं, 35A को हटा दिया गया। और इससे क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर विवाद था वो ख़त्म कर दिया गया। यानी अब पूरी तरीके से हमारा जो जम्मू कश्मीर एरिया है वो किसका है? भारत का है। और वहाँ पे जो स्वायत्त चीज़ें दी गई थी, यानी वहाँ पे एक अलग संविधान की तरीके से चीज़ दी गई थी, वो उसको समाप्त कर दिया गया। अब ये किसके तहत अंतर्गत काम करेगा? तो पूरी तरीके से केंद्रीय सत्ता के तहत ये काम करेगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या किया गया है कि पहले जो पूर्ण राज्य का, एकदम राज्य का दर्जा था इसको, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि अब इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है तो हमने क्या किया है कि इस एरिया को 2 भागों में तोड़ दिया है। एक आपका लद्दाख और दूसरा है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक, तो राज्य बना दिए गए हैं जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर पे एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप फोकस करिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डिटेल आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि अब इसको काट करके, ये देख रहे होंगे आप, इसको काट करके ये आपको क्या बना दिया गया है? ये लद्दाख हो गया है और ये आपका कश्मीर हो गया है। तो बड़ी सीमा किसकी हो गई अब आजकल? लद्दाख की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस सब चीज़ को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट टॉपिक, एक लास्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं आपसे, और वो है जो राज्य हैं आपके, राज्य के नामों में परिवर्तन। कुछ नाम आपने कभी कभी सुने होंगे और कन्फ्यूजन आपको होता होगा, तो बस थोड़ी सी हल्की सी बात यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपको, फिर इसको यहीं पे समाप्त किया जाएगा और आने वाले वीडियो में सारी चीज़ों को और क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपका किसी भी तरीके से एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर मैं डिटेलिंग जाता सारी चीज़ों को लेकर के, तो यहाँ कम से कम 3 से 4 घंटे मुझे लगते, जो कि आपको भी लगता कि बहुत ज़्यादा वीडियो की लेंथ हो जाती है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कि अगर 1950 में जो आपका संयुक्त प्रांत था ना, उसको अब किस नाम से जाना जाने लगा? उत्तर प्रदेश के नाम से। ठीक है, अगले की अगर बात करें तो 1969 में जो पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, अब किस नाम से जाना जाने लगा? तमिलनाडु। ठीक है, 1969 में। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो 1973 में से पहले जो आपका मैसूर था उसको अब किस नाम से जाना जाने लगा? तो उसको अब कर्नाटक के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, क्लियर हो रही है सारी चीज़ें। उसके बाद 1973 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और आपका अमीन द्वीप, इस सबको मिलाकर के क्या कहा जाने लगा? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1962 में, 1992 में, 1992 में जो आपका संघ शासित प्रदेश है दिल्ली, उसको क्या कहा जाने लगा? उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाने लगा। ठीक, इसके बाद 2006, इससे पहले जो उत्तरांचल आपका होता था उसको क्या कहा जाने लगा? उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्तरांचल के नाम से। और 2006 में ही जो आपका पांडिचेरी है, अब उसको किस नाम से जाने लगा? पुडुचेरी, आपने देखा होगा। ठीक है, और लास्ट में आपसे बात करता हूँ 2011, और 2011 में जो आपका उड़ीसा होता था वो अब क्या होने लगा है? किस नाम से जाना लगा है? तो ओडिशा के नाम से।
ठीक है, तो यहाँ तक कि ये आपकी छोटी सी कहानी थी जो मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छे से पाया होगा। आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। बस आपसे एक ही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, ठीक है, और उसके साथ साथ अच्छे से पढ़ाई करें। जितना समय आप पढ़ाई को देंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप 2 मिनट का वीडियो देख करके आप अगर वीडियो से हट जाते हैं तो आपको इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जिस डिटेलिंग चीज़ों से मैंने कोशिश की है समझाने की, मुझे लगता है कि आपको इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। मुझे लगता है कि यहीं से सारी चीज़ें लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। दो बात कह के मैं यहाँ पे आपकी बात को ख़त्म करूँगा, अपनी बात को, कि जिनको ये लगता है कि वो लोग नहीं कर सकते, ठीक है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि हर उस व्यक्ति को यही लगता है करने से पहले कि उससे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो एक चीज़ जानता है, मेहनत करना, और वो लास्ट तक मेहनत करता है, जिस वजह से वो अपनी परिस्थिति, अपनी क्लास, अपने हर उस सपने को साकार कर पाता है जो उसने देखा है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको भी एक अच्छे से मेहनत करनी होगी, उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो नो डाउट आपको भी सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो फाइनली यही बात कह के मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बस आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, इससे मुझे थोड़ी सी खुशी मिलेगी। बाकी आप लोग का दिन मंगलमय हो, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। मिलता हूँ मैं आपसे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय और मेरा धन्यवाद।